भी हुआ कि जिसका यह समाज सिर्फ जाति के आधार पर मूल्यांकन करता रहा। जिस समग्र बहुजन समाज की बात डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांसीराम तक हुआ, एक सिलसिला मजबूत कड़ी बनी, उस सिलसिले को तोड़ दिया गया और पूरी बहुजन राजनीति को एक खास जाति में सिमट कर रख दिया गया। ऐसे समय में आप देखिए कि जिन नेताओं को आपने अपना सिरमौर बनाया, जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने सत्ता दी, जिनको आपने शक्ति दी, उन्होंने आपके साथ क्या किया। आज वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता सड़क पर नहीं निकलेंगे, हमारे कार्यकर्ता ईमेल लिखकर विरोध करेंगे, हमारे कार्यकर्ता चिट्ठी लिखकर विरोध करेंगे। इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको हमने अपना सिरमौर बनाया। वो लोग आज ईडी से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं। ऐसे दौर में डॉक्टर उदित राज लगातार, आप इनका सोशल मीडिया का हैंडल देख लीजिए, लगातार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और इसकी कीमत भी चुका रहे हैं। कभी सुरक्षा छीन जाती है, कभी घर से बाहर सामान फेंक दिया जाता है। साथियों, यह कोई आसान काम नहीं है। हम आप सोच कर देखें कि हमारा सामान घर से फेंक दिया जाए, हमारी सारी सुरक्षा छीन ली जाए। डॉक्टर उदित राज आज एक बड़ा नाम है। इनके पीछे किस तरह से आईटी सेल, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इनको जान मारने की धमकी मिलती रहती है। आप फेसबुक ट्विटर खोल कर देखिए किस तरह से इनको जान मारने की धमकी मिलती है, उठा लेने की धमकी मिलती है। और इस सरकार ने डॉक्टर उदित राज की सुरक्षा छीन ली। लेकिन साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन सभी चीजों को कुर्बान कर दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज काम करते रहते हैं। मुझे वह दृश्य एक सहसा जो है वह लेख याद आ गया जहां मैंने पढ़ा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया कि बाबा साहब आप इतनी रात तक क्यों जागकर काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि मेरा समाज सो रहा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह त्याग किया था। आज जब डॉक्टर उदित राज 2 बजे रात तक जगकर बहुजन समाज के आंदोलन के दशा दिशा के लिए काम करते हैं तो मुझे बाबा साहब सहसा ही स्मरण हो आते हैं। साथियों, आज के दौर में जब भावनाओं की राजनीति चल रही है, हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। जिस परिसंघ का मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इस परिसंघ ने हक अधिकार की लड़ाई दिलाई है, भागीदारी की लड़ाई दिलाई है। हमने कभी भी झूठा छलावा परिसंघ ने नहीं किया, कभी भी ठगने का काम नहीं किया है। परिसंघ हक अधिकार की बात करता है और आपके विश्वास के साथ कभी परिसंघ विश्वासघात नहीं करेगा, इसका मैं वादा आज करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम सरकार को लगा था इस लॉकडाउन के दौर में वह आरक्षण को दबाकर बहुजनों की आवाज को बंद कर देंगे। लेकिन साथियों, इस सरकार को परिसंघ के इस मंच से मैं चेता देना चाहता हूं कि परिसंघ आरक्षण पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज ने इस आरक्षण विरोधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट घेरने का ऐलान किया है। हम इस रैली के बाद, इस वर्चुअल रैली के बाद परिसंघ सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेगा। और हम बता देना चाहते हैं कॉलेजियम से आए उन जजों को, क्या आपकी यह जो गुंडागर्दी आप जो करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, उस गुंडागर्दी को देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज को। आइए डॉक्टर साहब। से ठीक रहेगा डॉक्टर साहब। आप धन्यवाद डॉक्टर ओम सुधा जी और राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुमार जी, एवं साथियों, इस समय लाखों लोग जो फेसबुक ट्विटर से मुझे देख रहे हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस आयाम पर अगर हम पहुंचे हैं तो 3 महीने की मेहनत है। लॉकडाउन में लोग घर पर तो रहे, लेकिन वो कर न सके जो हमने किया।
हमने जो किया, फ्रेम देख लीजिए, ठीक है, उधर से जाकर हमने जो किया शायद हम साधारण समय में न कर सकते। कौन से राज्य के जो एक्टिविस्ट हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, परिसंघ के नेता हैं, जिनसे मैंने फेस टू फेस बात नहीं किया। 53 हमने जूम कॉन्फ्रेंसेस किया। लगभग 4 और 5 हज़ार लोगों से व्यक्तिगत तौर से बातचीत हुई या उनको हमने आमने सामने देखा। इस टेक्नोलॉजी का हमने फ़ायदा उठाया। कोरोना, दुनिया बदल रही है, कोरोना के बाद भी दुनिया बदलेगी। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारी जो पुराने स्टाइल है हमारी लड़ाई की, हम कभी भी कोई संघर्ष को सफल नहीं बना पाएंगे। इस बात को आप ध्यान से सुनें। जब इतनी ज़्यादा जूम कॉन्फ्रेंसेस हुई, तब हम पूरे देश में पहुंच गए। कोई ऐसा जिला नहीं होगा, तहसील और ब्लॉक नहीं होगा जहां हम पहुंचे ना। We have reached to all districts and all places of South India, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and they too have joined Zoom conferences. And through this network and Zoom conferences, I could reach to the many activists of South India and could apprise them what Supreme Court has said. In one of the cases that is related to Tamil Nadu, when from Tamil Nadu, different political parties, they approached to the Supreme Court that OBC should get 50% reservation in medical and dental courses. Supreme Court not only declined their petition but also made observation that reservation is not a fundamental right. We were fighting for OBC, but unfortunately OBC in this country, except Tamil Nadu, they are not still in the working or struggling for protection of their rights. Mostly Dalit brethren and sisters fight for them. So Supreme Court has already said that it is not a fundamental right. Therefore, no one is now safe. And I also said that those who have availed reservation, their children should not get the reservation. Any time this will come to everybody. It's not that it will not touch you, it will not affect you. Earlier we used to say that as long as Baba Sahib Constitution is there, nobody can touch our reservation. But the Constitution is saying from 2014 it has not been implemented. Should be eye-opening. तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के साथियों के से जूम कॉन्फ्रेंस से बातचीत हुई। ये जो लिंक हैं उनको हमने पूरे देश में लाखों जगह भेजा। मैं उनसे कहूँगा कि उस जो लिंक यहाँ से भेजा गया है उस पर अभी भी अगर जो रैली को ज्वाइन न कर चुके हों तो उस ब्लू टिक को क्लिक करें। आप फेसबुक पर आ जाएंगे, आप ट्विटर पर आ जाएंगे, यूट्यूब पर आ जाएंगे और इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे। ज़्यादा फेसबुक पर संभव है। अभी भी अपने साथियों को फ़ोन करके आप कह सकते हैं। इस तरह से लाखों लाख लोग आज इस रैली में
शामिल हो रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर से बड़ा उत्साह, उन्होंने तो अपनी वर्चुअल रैली पिछले हफ्ते ही कर लिया था। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, आज भी बड़ा हर्ष हुआ कि किस तरह से उन्होंने सफल किया। आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और आपका बंगाल से लेके गुजरात, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से हम इस समय जुड़े न हों। इस समय हम तो जितने सारे सर्वर हो सकते हैं, सारे सर्वर के माध्यम से जितनी फेसबुक, जितने ट्विटर और जितने आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो सकते हैं, सबसे कनेक्टेड हैं और सब लोग इस पर वॉच कर रहे हैं। यह रैली वर्चुअल रैली है। वर्चुअल का मतलब होता है कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जैसे धरना प्रदर्शन में लोग अपने मोबाइल पर देखेंगे, लैपटॉप पर देखेंगे, अकेले देखेंगे, कहीं चल रहे हैं उसको देखेंगे। तो वर्चुअल रैली इसको कहते हैं। वास्तव में वर्चुअल रैली हम लोग कर रहे हैं। अभी बिहार में वर्चुअल रैली करी गई, उसमें LCD लगाई गई, जहां 25-25, 50-50 लोग इकट्ठा हुए। वो वर्चुअल रैली उतना नहीं है जितना हमने परफेक्शन किया है। हमारा जो वर्चुअल रैली है वास्तव में वर्चुअल रैली है कि अपने बेडरूम में भी रह करके, बैठ करके इसमें शामिल हो सकता है। मैं आपको मुख्य जो मुद्दे हैं उससे अवगत कराना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय में जहां 8 करोड़ मजदूर सड़कों पर थे, खाने बिना बिलबिला रहे थे, उनको राहत देने की बात, 20 लाख करोड़ का राहत का पैकेज का घोषणा तो क्या है वो सब जानते हैं। लेकिन उसी की आड़ में हमारा रिजर्वेशन समाप्त हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि लॉकडाउन में एक दूसरे के आसपास कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ये गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, तो बहुतों को नहीं पता। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला क्षेत्र है। लगभग 250 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, NTPC हो, भेल हो, बहुत सारे इस तरह से। ये स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में बिजनेस करने का अधिकार इन्हीं का। अब सरकार ने वो पाबंदी हटा दी, अब निजी क्षेत्र को भी दे दिया है इजाजत। इसरो जहां लाखों साइंटिस्ट है, अब आज स्थिति यह बनेगी, जो राजनीतिक लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और बिजनेसमैन, उनका नेक्सस बनेगा और नेक्सस बनने के बाद उनको घाटे में लाया जाएगा और एक दिन निजीकरण हो जाएगा। SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उदाहरण मैं MTNL का दे सकता हूं। MTNL में यही हुआ, विदेश संचार निगम लिमिटेड में यही हुआ, एयर इंडिया में भी यही हो रहा। और डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर, उसको टुकड़ों में करके बेचना चाहते हैं, निगमीकरण कर रहे हैं। The government has come out with a proposal to corporatize defense sector, which is the largest sector, which accommodates, say, about 10 lakhs government jobs. Now those jobs will go away. About 50% share of SC, ST and OBC. After the corporatization, it will cut into the smaller units so that the government can sell it. ये पहले की सरकारों का पब्लिक पैसे से कमाई है, उसको ये सरकार बेच रही है। तो डिफेंस सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, एयरपोर्ट का निजीकरण, एयरपोर्ट सरकार से को पैसा देती है, लेती नहीं है, फिर भी उसको बेचा गया। लेकिन दुर्भाग्य है, दलित समाज, आदिवासी समाज जो सड़कों पर निकाल आना चाहिए था, नहीं निकला। कोरोना की मार अमेरिका में ज़्यादा है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक ब्लैक व्यक्ति की हत्या हुई, वहाँ के गोरे और काले, वहीं के नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली,
जान की परवाह न करते हुए सड़कों को जाम कर दिया और ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको बंकर में छुपना पड़ा। वहां भी कोरोना की बीमारी है, ज्यादा है, 1.25 लाख लोग मरे हैं अमेरिका में, लेकिन मानव सम्मान और भागीदारी के लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं, आपस में लड़ते नहीं, टांग खिंचाई नहीं करते। यहां ये समाज बिना जाने बूझे कहेगा सत्यनारायण गलत है, उदित राज गलत है, जानता नहीं, बस आलोचना करते हैं, जिसके वजह से आज हम बहुत बड़ी मार खा रहे हैं, जो नेगेटिव एटीट्यूड हुआ। तो इस तरह से आरक्षण खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में कहा कि 50% आरक्षण तमिलनाडु के ओबीसी को डेंटल और मेडिकल में नहीं दिया जा सकता है। 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड के मामले में भी वहां पर उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण देने से मना कर दिया। ये आपके साथ में लॉकडाउन के पीरियड में उसी के आसपास किया गया है। निस्त नाबूद करना चाहते हैं और काफी हद तक निस्त नाबूद हम लोगों को कर चुके हैं। केवल जिंदा रहना, शारीरिक रूप से जिंदा रहना बड़ी बात नहीं, जिंदा रहें सम्मान के साथ, भागीदारी के साथ। जो देश के रिसोर्स संसाधन हैं उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। केवल जिंदा रहने के लिए हम जिंदा हैं। तो हमें बहुत तकलीफ इस बात का, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दलित एक्टिविस्ट पर्टिकुलरली इन द कंट्री शुड रीथिंक। जो देश के दलित बुद्धिजीवी हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, आदिवासी के, फिर से विचार करें। जो हानि हुई है 30 साल में, 25 साल में, एक बड़े आकर्षक नारा की वजह से कि हमरे सत्ता चाहिए, हम सत्ता वाले बनेंगे, हत्या हो जाए तो सत्ता आएगी तो देखेंगे, डी रिजर्वेशन हो जाए सत्ता आएगी तो देखेंगे। चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली के दलितों को भूमि दी गई है, उसकी कभी लड़ाई नहीं लड़ना। निजीकरण के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ना। जो भूमिहीन हैं, जिनको पट्टा दिया है, उनकी लड़ाई नहीं लड़ना। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान में लाखों करोड़ रुपया हर साल बजट से निकलता है, वो इनके लिए लागू हो रहा कि नहीं, इनके लिए उपयोग हो रहा कि नहीं, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। 2000 से ज्यादा राजीव गांधी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, जहां पीएचडी के हमारे छात्र पीएचडी कर सकते थे, हर साल 2000 निकल सकते थे, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स और थिंक टैंक बन सकता, वो कट गई, कोई मतलब नहीं। वजह यह है, एक इमोशनल नारा, एक भ्रम पैदा कर दिया है। जैसे यहां भ्रम पैदा किया गया, देश गरीब होता जा रहा है, लेकिन भ्रम पैदा कर दिया गया है कि हम विश्व गुरु बने रहे हैं। उसी तरीके से कि हम सत्ता हासिल करके सब कुछ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े तकलीफ के साथ इस मुद्दे के ऊपर बैकवर्ड का भी मुद्दा पूरा हमने शामिल किया है। बैकवर्ड के लोगों से संपर्क किया, इक्का दुक्का छोड़ करके वो नहीं जुड़ते हैं। अरे जब अपने अधिकार के लिए आपके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी लीडरशिप स्वीकार करेंगे वो? हम बहुजन बहुजन कहते रहते हैं, उनकी लड़ाई का भी पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। काशीराम जी ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, और जब तक मंडल नहीं लागू हुआ था तब तक अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन ये जब सीमा बढ़ गई, तब से मनुवादी ताकतों ने ये प्रण कर लिया है कि आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। और उस समय भी जब मंडल कमीशन लागू किया जाए, सड़कों पर हमारे दलित ही उतरे थे ज्यादातर।
और लाठियां खाई, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी लाठियां मारी थी, उनको पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे पता लग रहा है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव या जितने बैकवर्ड नेता हैं इस देश में, जो अभी कोरोना के समय में निजीकरण हुआ, आरक्षण खत्म करने का रास्ता निकाला गया, इसके ऊपर एक बात नहीं कही। जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है वो दलितों का नेतृत्व स्वीकार करेगा, वो बहुजन एकता बनाएगा। मैं बहुजन एकता के बहुत पक्ष में हूं, लेकिन क्या यह संभव दिखता है? अगल बगल झांक के देख लो, जातियों के नाम पर और ज्यादा राजनीतिक संगठन बनते चले जा रहे हैं। कुशवाहा, कोरी, यादव, चमार, पासी, खटीक, धोबी, जो कि सबके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होगी है कि हमें भी एमपी एमएलए बनना है। तो यह हालत है बहुजन ने। तो केवल 16% दलित और कुछ % आदिवासी मिल भी जाए तो क्या सत्ता ले पाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आकर्षक नारा है, भ्रामक नारा है कि सत्ता हासिल करो, हम सत्ता हासिल करने के पक्ष में क्यों नहीं, लेकिन सत्ता हासिल करने के वजह से या उस पर टकटकी लगाने के कारण हम सारी जो दिनचर्या की लड़ाई है, आरक्षण भूल जाएं, जमीन का संभाव भूल जाएं, स्कॉलरशिप का, ये सब के हम भूल जाएं। यही हुआ है। पहले लाखों लाख नौकरियां मिला करती थी, अब क्या हालत है? ये जो बहुजनी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको समझ नहीं है कि इनके बच्चों को भी अब नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी अपने धुन में लगे हुए हैं। इनको मैं पागल तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इनको सोचना नहीं चाहिए कि आज भी केवल कैडर कैंप करना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुराई करना, अगर उसी से काम हो सकता है तो हम भी शुरू कर सकते हैं। टीचर बनने की जरूरत नहीं है, आईएएस डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं, आर्थिक क्षेत्र में हमें प्रवेश करने की जरूरत नहीं, हम उद्योगपति न बने। तो वो लंबी लड़ाई है और हम वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ हमारा एक नारा है, ये नया नारा हमारे साथियों ने गढ़ा है कि जाति तोड़ो, संगठित रहो, संगठित हो जाओ और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। जाति तोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। रोज की लड़ाई रोज लड़ो। अगर आज ये डिपार्टमेंट खत्म हो रहा तो आज लड़ो। आज अगर जमीन का पट्टा नहीं दाखिल नहीं हो रहा, आज लड़ो। आज किसी कर्मचारी अधिकारी को परेशान किया जा रहा तो आज लड़ो। गांव जलाया जा रहा, बस्ती जलाई जा रही है, आज लड़ो। 30 साल से कहते आ रहे हो कि अभी नहीं लड़ेंगे, सत्ता आएगी तब सब देखा जाएगा। हम कहते हैं कि अभी लड़ो, अभी लड़ो और अभी लड़ो। इसीलिए हमारा नारा है, जाति तोड़ो, संगठित हो और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। हर जगह भागीदारी, निजी क्षेत्र के लिए भी भागीदारी हमारे ही आंदोलन का देन थी। हमारे साथी सत्यनारायण, विनोद कुमार जी, इन्हीं सब लोगों की ताकत की वजह से हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया था। 2004 में यूपीए के मैनिफेस्टो में भी आया, लेकिन यही बहुजनी वालों ने, जिन्होंने इमोशनल नारा दिया, इनका सपोर्ट नहीं मिला। इन्होंने विरोध किया और मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद में भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात आगे नहीं बढ़ पाई है। ये हमारे लोगों के कारण से हुआ। अगर उस समय हमारा समाज समझ जाता कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का क्या महत्व है, तो जब एक बार मैनिफेस्टो में आया था तो सरकार बनी थी, अब तक तो हमारे करोड़ों लोग रोजगार में आ गए होते। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तब गवर्नमेंट सेक्टर
80-85% हुआ करता था। बनियों की, व्यापारियों की छोटी छोटी दुकानें होती थी, गवर्नमेंट सेक्टर ही बड़ा होता था। तब राजनीतिक सत्ता के पास ताकत थी। आज 85% में प्राइवेट सेक्टर हो गया है, 15% में गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज्यादा सिकुड़ा है। परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना चाहिए। हम नहीं बदले। क्या पता था बाबा साहब को कि एक दिन आएगा सब चीज का निजीकरण हो जाएगा, एक दिन आएगा कि रिलायंस जैसे बड़े उद्योगपति कई राज्यों से ज्यादा का एक का बजट होगा। क्या पता था कि एक आदमी पूरे देश के चुनाव को कंट्रोल कर देगा या फंडिंग कर देगा? क्या ये पता था उस समय? आज एक व्यक्ति पूरे देश का चुनाव करा सकता है। ये नहीं चीजें पता थी। तो जैसी परिस्थिति हो उस तरह से हमें अपने प्रोग्राम, अपने पॉलिसी, अपनी सोच को पैदा करना चाहिए। और हम लोग नई सोच के साथ आए। नई सोच, नई जोश, नया संगठन, नया तरीका, नया हथियार। हमारा नया हथियार सोशल मीडिया। हम शुक्रगुजार हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी का फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। अगर सवर्णों का होता उसमें भी फिल्टर कर दिया गया होता हम लोगों का। SC, ST, OBC नहीं आ सकते। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे सभी साथी सौभाग्यशाली हैं कि बेडरूम में बैठ करके, ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सौभाग्य हमें मिला है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी इस बात का है। हमारे साथी ओम सुधा, विनोद कुमार, कई ऐसे हैं कि 24 घंटे फोन आ रहा है, फोन नहीं संभाल पा रहे। ये सोशल मीडिया का कमाल है। ये गोदी मीडिया आपकी बात तो कभी नहीं उठा सकता। तो अपनी मीडिया बनाओ। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुकी है। जो मीडिया आपके बस में नहीं है उसका चर्चा करके क्या करेंगे? लोग मुझे कहते हैं कि साहब अखबार वाले हमारा नहीं छापते हैं, टेलीविजन वाला हमें नहीं दिखाते हैं। भाड़ में जाए वो, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। कितना करने पर भी नहीं करेंगे। पैसा भी दोगे एक बार छापेंगे। मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने मीडिया को बहुत सहलाया, तो भूल गए थे कि वो ब्राह्मण नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं, ब्राह्मण नहीं है या अपर कास्ट नहीं है। आपका तो पैसा लेकर के एक बार लिख देंगे, उनका तो अपने आप पूरे साल लिखते रहेंगे। तो बहुजन समाज को इस बात के लिए यह बात समझनी चाहिए कि आप मीडिया में पैसा भी बांट करके अपनी बात को नहीं कहवा सकते। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य या ये जो ये अस्त्र मिला हुआ अस्त्र है, इस अस्त्र का जितना इस्तेमाल कर सको उतना इस्तेमाल करें। हमारा तमिलनाडु ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया। हमारे साथी रामलू महेश्वर राज वहाँ उस क्षेत्र के नेता हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हुए। 2000 में जब आंध्र प्रदेश एक था तो उस समय 100% रिजर्वेशन दिया गया था। वहाँ 4 जिले हैं, खम्मम और आदिलाबाद, और उन 4 जिलों में आदिवासी 100% है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ SC and ST इन दैट रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इसके तहत दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जब सवर्णों को दिया गया 10% आरक्षण, तब तो 50% से ज्यादा का हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये आपके कोर्ट नहीं है। एक आवाज होनी चाहिए हमारी कि हमारे मामले, अल्पसंख्यक के मामले, OBC के मामले की सुनवाई जब भी हो, जब तक इन वर्गों के जज न हों, उस पीठ के द्वारा सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
क्या दम है सुश्री मायावती कभी न्यायपालिका के खिलाफ बोल दे, या पासवान जी बोल दे, या कोई नेता बोल दे। जब मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, मैं उस समय जेएस परदीवाल जो गुजरात के जज थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो रहा है। मैंने 2 बार पार्लियामेंट में बोला, हम कहा ऐसे जज के खिलाफ अभियोग चलाया जा रहा है। फिर मोदी जी ने पलट के देखा, वो वीडियो देख सकते हैं। 5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी में कांटों का संघर्ष रहा। कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अरे भाई 131 एमपी तो हैं, न कभी बोले हैं एमपी, न आगे बोलेंगे। मैं देखा हूं 5 साल में पार्लियामेंट में। मैं पूरे बहुजन समाज, दलित, SC ST से कहना चाहता हूं, ये निकम्मे विधायकों और सांसदों के ऊपर कभी भरोसा न करना, कभी भरोसा न करना, कभी ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। These people's representative of ours under the court of SC and ST, they are representing to the assemblies and the parliament. They will not fight for you because of the fact that they get elected through political parties. And never have hope from them. Rather, let us boycott them. That MLAs and MPs are redundant. They are empty. They are empty to the interest of SC and OBC. Therefore, there should be they have to be boycotted. And this is the hard fact of the truth which I have experienced in Parliament for 5 years. I have introduced a bill in the Parliament for the reservation in private sector. The people will talk about that I have gone into BJP, but they will not see that all 5 years I have struggled in BJP. Who puts the party? The party where all political party workers and leaders are defecting to the BJP. I did the other way around. I left it despite the fact they were ready to give me Rajya Sabha. I was not there for Rajya Sabha. I sacrificed my commissioner job. I sacrificed my this further continuation of member of parliament because of the fact I know I don't want anything from the society. I want to contribute something. My friends, my colleagues, my activists, they are bound to contribute. तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे पिछड़े समाज के, दलित आदिवासी समाज के विधायक और सांसद, इनसे कोई उम्मीद न करो। मैंने 5 साल में देखा, जब मोदी जी वहाँ बैठे हुए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट को कहने लगा कि ये सवर्ण का कोर्ट हो गया है, और यह भी कहा कि पार्लियामेंट से ज़्यादा ये कानून बनाने लगे हैं। पलट करके देखा, तमाम सांसद बाद में मुझको बोले कि अब आपके दिन का अंत आने वाला है। हमने कहा कायरों इसलिए मैं पैदा नहीं हुआ, मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं पेट पालतू नहीं हूँ, मेरी जुबान कभी बंद नहीं हुई। जितना विपक्ष का एमपी नहीं बोला, उससे ज़्यादा सत्ता पक्ष में रह करके मैं बोला हूँ। और मोदी अमित शाह जैसे लोग की जो बीजेपी आज की हुई है, किसी की हिम्मत औकात है कि बोल जाए? हमने समाज के लिए एक कुर्बानी दी है, आगे कुर्बानी हम देंगे। लेकिन समाज ये जो भ्रम में है कि सत्ता प्राप्ति, अगर नहीं भ्रम टूटा तो जो भी आरक्षण है तुम्हारा चला जाएगा, जो शिक्षा है इसका निजीकरण हो जाएगा, जो स्कॉलरशिप है यह भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो सारी सहूलियतें तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, और 2/3 ख़त्म हो चुका है तुम्हारे सामने, आगे भी 1/3 ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारा ये मंच जो ऑल इंडिया परिसंघ है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसमें बीएसपी का हो, भीम आर्मी का हो, कोई भी संगठन हो, वो इस मुद्दे को सपोर्ट करे। ये कोई हमारे जो साथी हैं पूरे देश में, मैं सबका नाम गिनाने लगूंगा तो संभव नहीं है कि मैं सबका नाम गिना पाऊंगा, क्योंकि 100-200 लोगों ने लगातार रात दिन किया काम, और आप सुन भी नहीं सकेंगे। वो सब बहादुर साथी, वो मिशनरी,
उन्होंने जो 2 महीने तक जो प्रयास किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लोगों ने हमारे जूम कॉन्फ्रेंसेस को नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा अवसर खोया है। आगे हमारा चलता है। हमारे साथियों ने कहा कि फर्दर रूपरेखा क्या होनी चाहिए हमारी, तो फर्दर रूपरेखा हमारी ये होना चाहिए कि हमारा जो नारा है, जाति तोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। वी वांट वाइस चांसलर पोस्ट, वी वांट सेक्रेटरी पोस्ट, वी वांट हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट, वी वांट good ministries. We want to have our share in governance and resources of the country. This is our slogan. This is not a hollow slogan. It has accountability. Anybody can ask me, tomorrow the BHEL is going to be privatized. What are you doing? Tomorrow, HAL, Hindustan Aeronautical Limited is going to privatize. What Mr. Satyanarayana is doing. We are there. We are not sweeping the agenda under the carpet. We are not taking any lame excuse that let us capture political power, then we will discuss about it. This is a hollow slogan, emotional slogan. We have to fight on day-to-day basis. And it's a continuous process. In one day you cannot get everything. It's a long struggle. And I'm listing out the rights which have been given to us. Reservation in promotion, filling up the backlog post, ban on dereservation, a special component plan, tribal sub-plan, a scholarship, Rajiv Gandhi scholarship, land to the landless. Who has given? Are these given by Bahujan movement? None. Earlier, at least people used to raise the voices, and other political parties were in the want of our votes. Now they think that the Dalits are with the Bahujan Samaj Party. Why should we bother? We have all right to question Bahujan Samaj Party Mayawati. You are enjoying our resources. You are getting our supports. You are getting our votes. Dalits have first right to ask from you only, not from any other parties. At one point of time, they used to have 35 members of parliament, including both houses. What did they do? Did Mayawati ever introduce bill to seek reservation in private sector? क्या कभी किया उन्होंने? मैं यह कहना आपसे चाहता हूं कि जो हमारी जो लड़ाई है, रोज की लड़ाई है। अरे जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टी रोज लड़ती है, रोज धरना प्रदर्शन करती है, और वही लोग रोज खबरों में रहती है, कार्यकर्ताओं को सशक्त करती है, नेता बनाती, मीडिया में खबर रहती है, तभी लगातार वो सशक्त होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे ओम सुधार जी ने कहा कि सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, ये मायावती जी ने कहा। पासवान जी कहते हैं कि 9 शेड्यूल में डालना चाहिए। क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप? 9 शेड्यूल में तब बने डाला जाए जब कानून तो बने। 2012 में कानून बनते बनते रह गया था, श्री मुलायम सिंह यादव की वजह से पास नहीं हो पाया बिल, और उन्होंने बिल को फड़वा दिया था। बीजेपी को मौका मिल गया, तो पहले बिल तो बनवा लो, पहले कानून तो बनवा लो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि कोयलो का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि 9 शेड्यूल के भी आइटम का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 9 शेड्यूल के भी जो मैटर हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट दखल कर सकती है। तो पासवान जी, मैं आपसे यही कहूंगा, एक जगह आप चले जाइए। आज के समय में जुडिशरी कुछ नहीं, इनकम टैक्स ईडी कुछ नहीं है,
सब कुछ मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह है। मोदी जी के यहाँ बैठ जाइए, एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का काम हो जाएगा। जहाँ डाटा सुप्रीम कोर्ट को पेशाब आ जाएगा, अब ये न्यायपालिका नहीं रह गई, ये सरकार की जेब में है। तो क्यों भ्रमित करते हैं कि सारे दलितों को इकट्ठा होना चाहिए? क्या जरूरत है आपको इकट्ठा करने की? आप मिनिस्टर हैं, आप जाइए, आपके पास में तो हैंडल है। मुझे तो दिया नहीं बीजेपी में, चूंकि मैं इनके खिलाफ लड़ता रहता। तो आप क्यों दलितों को गुमराह कर रहे हैं कि नवी सूची में डालना है? अरे पहले कानून तो बने, अगर कानून बन गया, नवी सूची में डाल भी दिया, तो कोयलो का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ है कि नवी सूची के जो विषय हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर सकती है। आज की परिस्थिति यही है, हम लोगों के अलावा कोई ताकत नहीं है जो इस देश में बचा सके। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं, जो सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और हमेशा हम गालियों के शिकार होते रहे, टीका टिप्पणियों के शिकार होते रहे। लेकिन यही बात है, जिन सरकारों ने कुछ किया, देश में IIT खड़ा किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़ा किया, नौकरियां दिया, पूंजीपतियों पर कंट्रोल किया, उसको वोट नहीं दिया जा रहा। जो भावनात्मक नारे दे रहे, हम विश्व गुरु, हिंदू राज, राम राज्य, उसी तरीके से वही तुलना की जा सकती है आज दलित आंदोलन की, जिसमें अधिकार की बात नहीं है, तथ्य की बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं, रोजी रोटी की बात नहीं, भागीदारी की बात नहीं, उसमें एक भावुक नारा है, हम सत्ता प्राप्त करेंगे। अरे भाई, सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ो, जो था वो खत्म हुआ है, और थोड़ा बचा है उसको भी बचा लो, नहीं ये भी चला जाएगा तो तुम्हारे पास में माइंड भी, तुम्हारे पास में थिंकिंग माइंड, तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो पाएगा कि तुम सत्ता की लड़ाई सोचो के लिए तैयार भी कर सको समाज, और समाज लौट जाएगा जहां 70 साल पहले, 73 साल पहले खड़ा हुआ था। साथियों, ये ट्रुथ है। तो जो सच्चाई है उसे जानना होगा। मैं अभी तक बड़ा व्यस्त था, हमारे सामने जी न्यूज ने किस तरह से अपमानित करने की कोशिश किया। जो सवाल वो पूछना चाहते थे, और वो पूछना चाहते थे ऐसा कि वो सवाल करे, हम जवाब दें। यानी जिस तरह से एक मुलजिम के साथ पुलिस पूछताछ करती, मीडिया की यही साथ, इतना हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं समझ गया, और मैं पलट के जवाब देना शुरू किया। तो उन्होंने अनपढ़ गंवार तक कहा है, पूरे देश में FIR लॉन्च की जानी चाहिए। आज के बाद हम वो भी अभियान शुरू करते हैं कि जो ये गोदी मीडिया है, जो आरक्षण से संबंधित, दलित से संबंधित, निजीकरण से संबंधित, देश का एक हिस्सा कब्जा कर लिया चाइना, उसको नहीं दिखाती। हमारे लोग टेलीविजन क्यों देखते हैं? क्या जरूरत है? सवर्णों की लड़ाई है, एक सवर्ण नेता दूसरे सवर्ण नेता के ऊपर टिक्का टिप्पणी करता है, दिन भर उस पर बहस रहती है। हमारे लोग बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, तुम्हारी न्यूज कहाँ है, उसमें तुम देख रहे हो। तो मैं आह्वान करता हूँ, क्या ऐसे न्यूज चैनल हैं, आज तक है, जी न्यूज है, टाइम्स नाउ है, ऐसे जो गोदी मीडिया हैं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सबका बहिष्कार करो, एक आग छोड़ के NDTV आदि, जो कि कुछ काफ़ी हद तक ठीक दिखाते हैं, वरना अपने सोशल मीडिया के ऊपर भरोसा करो। ये चैनलों को देखना बंद करो। जितना चैनल देखोगे तुम खराब हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे खराब हो जाएंगे, और तुम्हारा जो दिमाग में विषाणु भर दिया जाएगा, जहर भर दिया जाएगा। टिड्डी भी जहादी हो सकते हैं। इस पर भी चलाया गया कि ये टिड्डी जहाज पाकिस्तान, यानी टिड्डियों से बात कर रहा पाकिस्तान कि तुम जाओ भारत। ऐसी खबरें होती हैं, ऐसी खबरें आप देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके दिमाग में भूसा भर जाएगा। भूसा आपके दिमाग में न भरे, इससे बचने की कोशिश करिए। पूरे देश में जी न्यूज का वो सारा
सर्कुलेट हो रहा है और कुछ भाग उन्होंने काट दिया है और उसका FIR और छत्तीसगढ़ में हो रहा। पूरे देश में आप इतना तो कर सकते हैं कि एप्लीकेशन हर थाने में आप डाल दीजिए और एक आंदोलन होना चाहिए, मीडिया में भागीदारी। जब अमेरिका में ब्लैक की हत्या होती है, यहाँ के सवर्ण बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो जाते हैं। अरे अमेरिका को देखो, 2000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट ब्लैक समाज से, 5 बिलियनर। अमेरिका में ब्लैक की आबादी 12%, लेकिन मिलियनर 8% है। अमेरिका में CEO भी हैं, एक दलित यहाँ पर CEO नहीं है जो कॉर्पोरेट हाउसेस का हेड होता नहीं। 4-6 दलित आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिल जाएंगे, मिलियनर नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ये यहाँ के जो गोरे हैं, वहाँ के गोरों में बड़ा फर्क। वहाँ के कालों से ज़्यादा वहाँ के गोरों ने उनकी लड़ाई लड़ी। पूरे दुनिया में, चाहे ब्रसेल्स हो, चाहे पेरिस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, फिलीपींस हो, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के सारे शहरों में गोरों ने लड़ाई लड़ी। किसके लिए? काले लोगों के लिए। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अभी खबर आई है कि 30 मिनट के अंदर 1 लाख लोग पहुंच गए। और आपको मैं ये कह सकता हूं कि ये 25-50 लाख तक जाएगा। हमारी वर्चुअल रैली सफल हुई। मैं मध्य में सारे अपने साथियों को, उत्तराखंड से लेके तमिलनाडु, बंगाल से लेके सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत की वजह से 30 मिनट के अंदर 1 लाख आए। 30 मिनट के अंदर 1 लाख, तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 दिन में कितना पहुंच सकता है। तो ये आपके सफलता का कारण है। हमारे साथी विनोद जी क्या है? क्या है? 30 लाख, 30 लाख। अभी विनोद जी ने बताया मुझे कि बंगाल के साथी का फोन आया तो 30 लाख तक हमारी पहुंच गई। तो वर्चुअल रैली इसको कहते हैं। पैसा लगा करके वर्चुअल रैली नहीं, कि सर्वर आपने खरीद लिए करोड़ों में और जगह जगह पर टेलीविजन लगा दिया आपने। वर्चुअल रैली इसको कहते हैं। हम लोग मिशनरी, हमने मेहनत किया, हमने तर्क किए, हमने जूम कॉन्फ्रेंसेस किया, हमने व्हाट्सएप पर काम किया है, फेसबुक पर काम किया है, ट्विटर पर काम किया है। तो मैं साथियों कहना चाहूँगा कि आज के बाद कुछ संकल्प आपको लेने हैं। संकल्प नंबर 1 पूरे देश के लोग नोट कर लें। जाति तोड़ो या जाति मिटाओ, संघर्ष करो, संगठित हो और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। ये हमारा पहला। दूसरा यह है कि 1 महीने के भीतर राज्य स्तर पर इस तरह की रैलियां होनी चाहिए। राज्य स्तर पर रैलियां होने के, वर्चुअल रैली जिसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। तो चूंकि पूरे देश को संभालना है तो थोड़ा खर्च इसमें आया है, और खर्च महीने 2 महीने से चल रहा है, लेकिन आगे का खर्च इतना नहीं रह जाए। हम लोग यहाँ पर हेल्प करें। हमारा सेटअप यहाँ का है, हम दे दें, पूरा सेटअप देंगे, राज्यों को हम पूरा सेटअप दे देंगे। तो आपका खर्च कम होगा। जो आपने सहयोग दिया, वो जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आया है, जिससे हमने असेट्स क्रिएट किया है, ऑफिस क्रिएट किया है, सिस्टम क्रिएट किया, हम छत्तीसगढ़ को दे सके हैं, उत्तराखंड को देंगे। तो 1 महीने के भीतर सारे लोग वर्चुअल रैली अपने प्रदेश स्तर की करें। कि उसके बाद जैसे प्रदेश स्तर की वर्चुअल रैली हो जाती है, आप जिले स्तर की वर्चुअल रैली कराइए। ऐसा न हो, कोई घर नहीं हमें छोड़ना, हर घर पहुंचाना है कि जाति तोड़ो, संगठित होकर के भागीदारी के लिए संघर्ष करो। मैं और कुछ कहूँगा आपसे। मैं अपने वक्तव्य के अंत में आ रहा हूँ।
कि ऑल इंडिया परिसंघ का फेसबुक, ऑल इंडिया परिसंघ का ट्विटर है, डोम परिसंघ का फेसबुक है, डोम परिसंघ का ट्विटर है, डॉक्टर उदित राज का फेसबुक है, NSYF का फेसबुक और ट्विटर दोनों है। आप उस पर जा करके कमेंट लिखें, अपनी रक्षा करें। मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। गालियां 10-10 हजार गालियां हमें पड़ती हैं, अंबेडकर को गालियां पड़ती हैं, माँ बहन की गालियां पड़ती हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास में जुझारू कार्यकर्ता हैं कि महिला कार्यकर्ता हैं सोशल मीडिया में, जिनको रंडी तक कहा जाता है, बुरी बुरी गाली देते हैं तो भी 12-12 घंटे 18-18 घंटे नहीं छोड़ते। उसमें एक नाम लेना चाहूँगा, गीतांजलि बरुआ। इस तरह के लोग और तमाम जो ट्विटर हैंडलर हैं हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राज्यों में, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें और रीट्वीट करें। उनके पास में IT सेल की आर्मी है जो आरक्षण के खिलाफ बैठी हुई है, RSS की राल आर्मी। आप, मेरे पास पूरा समाज है। अगर हमारे लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं और इस बात को मान लें जो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, ये जो RSS की IT सेल है, इसको फेल किया जा सकता है। आज यह आर्मी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। ये जो सोशल मीडिया की ताकत मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को ख़त्म कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म किया, व्यक्तित्व को ख़त्म किया। उनके पास मिशनरी कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे मिशनरी कार्यकर्ता हैं जो वृद्ध भी हैं। वो ये ना सोचे कि वो नहीं कर सकते हैं, चाह लेंगे तो कोई भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया आपका हथियार हुआ, लड़ाई का हथियार है। लॉकडाउन हो सकता है, पूरा साल न खुले, क्या आप इंतजार करेंगे अपनी लड़ाई का? आप इसका कम असर समझते हैं? चाहे ऊना का कांड हो, रोहित बिमला का कांड हो, कोरेगांव का कांड हो, ये मनुवादी मीडिया ने उठाया था। पहले सोशल मीडिया में जब पूरा जगह जाम हो गया तो मनुवादी मीडिया को भी थोड़ा बहुत उठाना पड़ा। इसकी ताकत को समझो। एक उदाहरण मैंने देखा कि IT सेल, जो मनुवादियों का IT सेल है, एक कमेंट छोड़ने पर 1000 लोग आपके पीछे आ जाएंगे, माँ बहन की गाली देंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग इस समय हो रहा है। तो इस बात के ऊपर आप प्रतिज्ञा कर ले कि आपके दैनिक चर्या का हिस्सा होगा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। मैं आपको बाबा साहब के नाम से आपसे आग्रह करूंगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मत भेजना, एक कोटेशन मत सर्कुलेट करो, गाली गलौज मत करो। तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या है, तुम बीमार हो, बीमारी की चर्चा करोगे कि हमारे पास अत्याचार हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं मिल रही है। इस बीमारी का के ऊपर चर्चा न करो, इलाज खोजो। इलाज है कि सब एक हो करके संघर्ष करो। इतना तो कर सकते हो कि अगर नहीं सपोर्ट कर सकते हो तो गाली दूसरे को मत दो, इतना तो कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ भी जैसे उनको पूरी ताकत इसी में लगाई जाती है, उसका कारण नहीं मैं बताना चाहता। जब 25, 30, 40 साल से बहुजन समाज को ट्रेन किया गया, उनके अंदर जागरूकता पैदा करी, तो जागरूकता पैदा होने की वजह से उन्हें कुछ करना था और कोई दिशा नहीं दिया गया। आरक्षण की लड़ाई हो, रोजी रोटी की लड़ाई हो, सड़क पर उतरने की लड़ाई हो, तो जब खाली घर शैतान का, खाली दिमाग शैतान का घर, तब उन्होंने छोटे छोटे संस्थाएं बना दी पूरे देश में। अगर इसको सही दिशा में इस ऊर्जा को इस्तेमाल किया होता तो अब तक हम सत्ता के करीब भी पहुंच जाते और हमारे जितने अधिकार हैं वो कम ना हुए होते। अब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण भी हो गया होता, अब तक सुप्रीम कोर्ट में हम भागीदारी भी ले सकते। आपने लोगों को जगह तो दिया लेकिन काम तो नहीं दिया, दिशा नहीं दिया। तो हम यहाँ से दिशा भी दें कि जाति तोड़ो, संगठित हो जाओ, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। शिक्षित तो बहुत हो चुके हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। कहीं भी हो,
एक एक पैसा आपका जो सरकार को दिया जाता है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर चीज, बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं इस देश का, क्योंकि इस तरह का ट्रेनिंग हमारे लोगों को नहीं दी गई। तो यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। मैं अंत में कोई बात, अगर साथियों आप सब लोगों का तहे दिल स्वागत करता हूँ। आई हार्टली वेलकम to all of you who have worked very hard, who have worked tirelessly. And I tried to connect to southern India because of the distance. It hardly gets connected, but through social media, it will be very easy that we can reach to every nook and corner of South India. But at the same time, I appeal to brethren and sisters of South India that they should also realize it. They should also communicate. Things happen here at Delhi, be it privatization or Supreme Court pronouncements or recruitment. Policies are decided at the center, at the capital of the country. So we need your support. Unless until you get the support, I get support, or we get the support from you, we will not be in position to pressurize the central government. And once we become weak, we are not pressurizing, you will be also affected. So your activities at your level is not going to help unless until we are unitedly put together our strength at the Delhi. Supreme Court here is here, DOPT is here, policy to make privatization is here, the Prime Minister is here, power lies here. So realize it. Don't get it hypnotized by your own happiness. हमारे ओम सुधा जी कहते आत्ममुग्ध हो है, छोटी छोटी संस्थाएं बना के आप मुग्ध हो रहे हैं। किसी भी SC ST के संस्था से बात कर रहे हैं, कहेगा हम भी तो काम कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात है कि कहते हैं कि हम गांव में जाके सोशल वर्क कर रहे हैं। ये गांव में सोशल वर्क करना बंद कर दो। हम सोशल वर्क से नहीं आए, हम आरक्षण से आए। एक धारा, एक सेक्शन हमने लोगों को पहुंचा दिया है। अगर SC ST एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर न हो, देश का जो माइंड है, मैटर है, आपका खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने कहा कि अरे तो 2-4% कर्मचारियों अधिकारियों का मामला है, उन्हीं की वजह से वो बने भी हैं। इन्हीं कर्मचारियों अधिकारियों के पैसे से, दिमाग से बने भी हैं, और इन्हीं को कहा कि अरे 2-4% वालों की लड़ाई पर्सन लड़ता है, क्यों लड़ता है? और कौन सी लड़ाई लड़ लिया भाई आपको? आज भी गांव में 50 गांव के बीच में, हर गांव में अगर दलित है, आदिवासी है, अत्याचार एक गांव में होता है, कोई खड़ा नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, गांव सोया हुआ है। कोई जर्नलिस्ट जाए बात को उठा दे, या कोई कर्मचारी अधिकारी या सोशल एक्टिविस्ट बात को उठा दे, या वो मीडिया में बात हो जाए। तो जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों अधिकारियों से भागीदारी की वजह से, जिन संसाधनों का इस्तेमाल करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, उन्होंने बाद में लात मार दिया कि अरे कर्मचारियों अधिकारियों से क्या होता है, इनकी लड़ाई क्या होती है। आज वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए घातक हुई, क्योंकि सत्ता में भागीदारी का मतलब केवल MP MLA नहीं होता, सत्ता संस्थाओं की होती है। सुप्रीम कोर्ट है, इनकम टैक्स है, ED है, फौज है, मीडिया है। ये सारे संस्थाओं में अगर हम नहीं जाते हैं, वाइस चांसलर का पोस्ट, MP MLA बना के क्या कर लोगे? चीफ मिनिस्टर बनकर भी क्या कर लोगे? क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है, पॉलिसीज बनाने वाली एजेंसी जो है, तो केवल MP MLA। आज के समय में MPओं की कोई पावर नहीं है। मैंने देखा है, हमारे समय में कुछ पावर था, हमने तो एक्सरसाइज कर लिया। यहाँ MP 0, MLA 0। तो इसलिए जो ये भ्रम है कि MP MLA के पास ताकत है, नहीं है। असली ताकत आपका
जो गवर्नमेंट में हैं, हम आपका एसपी है, आपका डीएसपी है, आपका एसएचओ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, वो ज़्यादा कहीं बड़ी ताकत है। अगर हमारी भागीदारी वहाँ बढ़ती जाएगी, 4, 6, 10 वाइस चांसलर बना लो। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, प्रोफेसर एस.के. थुरात यूजीसी के चेयरमैन बने। क्या एक चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है जो करके गए? मौका मिला उनको और उन्होंने प्रोफेसर पोस्ट तक आरक्षण कर दिया। ये मामूली बात है। 8-6%, 7% शेड्यूल ट्राइब प्रोफेसर हैं, ओबीसी के 0% है। वो एकेडमिक है, एजुकेशन है, उसका मामूली महत्व है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नकारा है सत्ता के नकारा। तो हमें रीथिंक करना, हमें दिशा नहीं देनी, हमें सोच बदलनी है। अगर नहीं बदलोगे तो ये अंतिम वाक्य मैं कह रहा हूँ आपको कि 10-15 साल के बाद में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, 20 साल के बाद सब खत्म हो जाएगा, आपका सूरज अस्त हो जाएगा और लेके घूमते रहोगे सत्ता प्राप्ति। तो ये दिनचर्या की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, बुद्धि की लड़ाई, डिस्कशन की लड़ाई, सोशल मीडिया भी एक हथियार है। तो केवल पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनाने से सत्ता नहीं होती। ईडी प्राइस जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ उनको सीबीआई गिरफ्तार कर लिया। लालू यादव चीफ मिनिस्टर होते गिरफ्तार किए गए थे, किसने किया था? ब्यूरोक्रेसी ने किया था। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, गवर्नमेंट सेक्टर, फौज, पुलिस इक्वली इंपॉर्टेंट है। मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तो उनके खिलाफ में सीबीआई, और आज तक सीबीआई से डरी वो महिला बोल नहीं पाई और वो नॉट बोल पाएगी। अब आप लोग कहोगे कि मायावती की आलोचना क्यों करते हैं, मोदी की क्यों नहीं करते? मायावती के करने का हमारा अधिकार है। इसलिए अधिकार है कि हमारा संसाधन, हमारा सपोर्ट, हमारे लोग लड़े, हमारे लोग पैसा दिए, हमारी लोग मेहनत, जिसके लिए काम किया उसी से तो मांग सकते हैं हिसाब किताब। इसलिए सबका अधिकार होता है क्वेश्चन करने का, मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन इतनी सारी सामग्री है कि 5 साल पार्लियामेंट में जो हमने कर दिया कोई कर नहीं सका। हमसे भी मांगो, लेकिन उनसे ही मांगना। कई बार ऐसे लोग कहते अरे मायावती के बारे में क्या जरूरत थी कहने का, आरएसएस के बारे में कहो, बीजेपी के बारे। आरएसएस का निर्माण हमने किया है क्या? बीजेपी का निर्माण किया हमने कि समाजवादी पार्टी का निर्माण किया? जिसका निर्माण किया उसी से तो हम उम्मीद करेंगे। इसलिए लॉजिकल कि हम बात करें, हम इनसे सवाल, इनसे हिसाब मांगे, और हिसाब जब देंगे तो इनका हिसाब माइनस में जाएगा। लिया ही लिया है और देने का काम नहीं किया। साथियों, इसी के साथ मंच को अंत में अपने साथी जिन्होंने रात दिन काम किया है, ओम सुधा जी और को हैंडओवर करता हूं समापन के लिए। और जो सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी काम कि देश में 640 जिले, लगभग 640 जिले, अब हर जिले से एक यूनिट होनी चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लो, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो। व्हाट्सअप मत करना, वही एसएमएस करेगा, नाम के साथ एसएमएस करना, नाम के साथ कि क्या करते हो, परिसंघ में जुड़ना चाहते हो कि नहीं जुड़ना चाहते, कहाँ से हो, क्या करते हो, किस जिले से हो। बाकी ओम सुधा जी का नंबर आपको ट्विटर पर मिल जाएगा, विनोद कुमार जी का ट्विटर पर मिल जाएगा। हम हमेशा तैयार, कोई तकलीफ आपको हो हमें अप्रोच करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमसे हमारे साथ जुड़े भी ना और भार इतना हमें दे देंगे, तो अब हम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले अपने एक्टिविस्ट के लिए हैं, इसलिए वो सही दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सही दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाद में देखे जाएंगे। हमने 23,000 लेटर लिखे थे, कर्मचारी अधिकारियों के, हजारों कर्मचारियों का प्रमोशन बचाया है, उनकी विजिलेंस केसेस क्लियर किया है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को हमने देखा है,
हम वो नहीं हैं कि अगर कोई दुखिया आए हमारे यहाँ तो टाल दें इस बात को कह करके कि सत्ता आएगी तो हम देखेंगे। हम भरसक जितनी ताकत है उसी समय निवारण में लग जाते हैं। जो हम कुछ कर सकते हैं हम उसी समय कर सकते हैं। तो संगठन में जो जुड़ना चाहते हैं, जो पद लेना चाहते हैं, अभी 2 महीने 3 महीने के दौरान बहुत लोगों को बड़े को जिम्मेदारी दी गई और बड़े अच्छे निकले, जो कि मिल करके हम अगर उनके सामने 1-2 बार बैठ करके हम चर्चा करते तो इतनी अच्छी पहचान जान नहीं हो सकती जितना जूम कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से कई बार बातचीत करके समझा गया, बूझा गया और उनको जिम्मेदारी दी। इसी के साथ जय संविधान, जय भारत, जय भीम। आप सभी साथी जो पूरे देश से जुड़े सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, आप सब धन्यवाद के आकांक्षी हैं और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन जो बातें कही हैं वो सभी बातें आप सबों के जेहन में रहेंगी, यह उम्मीद करते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जी हमारे साथ हैं, वो आएंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। विनोद कुमार जी। साथियों, सबसे पहले मैं डॉक्टर ओम सुधा जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस लॉकडाउन और महामारी के पीरियड में साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको इकट्ठा करने का काम किया है। तो मैं यहां से अपील करूंगा कि जहां भी हैं आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से जरूर उनका स्वागत करें। साथियों, पूरे देश में माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने जब ऐसा समय था कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिल नहीं सकता है, तो एक मिसाल कायम की है पूरे समाज को इकट्ठा करने की। तो डॉक्टर उदित राज जी सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं आप साथियों को सभी को, जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, जो नए साथी जुड़े हैं, उन सभी का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आपने साहब के आह्वान पर, जो साहब ने नई दिशा दी है कि जो समाज पढ़ लिख चुका है काफ़ी, लेकिन एक सही दिशा में किसी कारणवश बहुजन आंदोलन जिन्होंने अपने तरीके से समाज को दिशा देने की कोशिश की, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि हमारे अधिकार दिन पर दिन खत्म होते गए। आज 3 महीने से लगातार साहब ने एक दिशा देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग संगठित होकर केवल और केवल अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। सत्ता कब आएगी कब नहीं आएगी ये बहुत लंबा विषय है, उस मनोदशा को बदलें। दूसरा, जो केवल और केवल बाबा साहब की बात करते हैं, गाली वाली एक दूसरे को देते हैं, उन चीज़ों में कुछ मिलने वाला नहीं है। कि हमें एक नेशनल यानी तर्कसंगत समाज बनाने के लिए माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने जो आह्वान किया है, बहुत सोच समझकर किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। तो हमें अभी से समाज तोड़कर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। और जितने भी साथी आज इस वर्चुअल रैली में जुड़े, उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज से हम लोग एक नए आंदोलन की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।